दो देश एक ही रात में जन्मे, लेकिन साथ में शांति नहीं, बल्कि एक ऐसी दुश्मनी जो आज इतने साल बाद भी खत्म नहीं हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हर जंग सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं थी। वो इतिहास, राजनीति और पहचान की लड़ाई थी। आज हम जानेंगे भारत पाकिस्तान की हर जंग की असली वजह, असली सच्चाई, उनके नतीजे और वो फैसले जिनका असर आज भी दोनों देशों पर है। साल 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ आया बंटवारा। ब्रिटिश भारत दो देशों में टूट चुका था, भारत और पाकिस्तान। लेकिन इस बंटवारे में एक इलाका ऐसा था जिसका फैसला नहीं हुआ, जम्मू और कश्मीर। यही अधूरा फैसला भारत पाकिस्तान की पहली जंग की वजह बना। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत की हर रियासत के पास तीन विकल्प थे: भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या फिर स्वतंत्र रहना। जम्मू और कश्मीर भी एक ऐसी ही रियासत थी। महाराजा हरि सिंह, कश्मीर के शासक, हिंदू थे, जबकि आबादी ज्यादातर मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह के पास भी वही तीन विकल्प थे: भारत, पाकिस्तान या स्वतंत्रता। और उन्होंने शुरुआत में स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन यही फैसला आगे चलकर भारत पाकिस्तान की पहली जंग की सबसे बड़ी वजह बना, क्योंकि पाकिस्तान को डर था अगर देर हुई तो कश्मीर भारत के साथ चला जाएगा। इसी डर ने पाकिस्तान को जल्दबाजी में कदम उठाने पर मजबूर किया। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाके, जिन्हें आज़ाद लड़ाके कहा गया, कश्मीर में घुस आए। असलियत में उन्हें हथियार, समर्थन और रास्ता पाकिस्तान ने दिया था। ये लड़ाके गांवों में लूटपाट करते हुए श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। कश्मीर की स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। अक्टूबर 1947 तक कश्मीर की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाके श्रीनगर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। महाराजा हरि सिंह की सेना इतनी मजबूत नहीं थी कि इस हमले को रोक सके। अब महाराजा के सामने एक सच्चाई साफ थी: बिना बाहरी मदद के कश्मीर नहीं बचाया जा सकता। महाराजा हरि सिंह ने सबसे पहले भारत से सैन्य मदद मांगी, लेकिन भारत सरकार एक साफ शर्त पर अड़ी थी: जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनेगा, भारतीय सेना वहां प्रवेश नहीं करेगी। इस निर्णायक घड़ी में केंद्र सरकार की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने स्थिति संभाली। सरदार पटेल का मानना था, अगर कश्मीर हाथ से गया तो उसका असर पूरे भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। महाराजा हरि सिंह को साफ शब्दों में बताया गया, भारत मदद करेगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत। और उसी प्रक्रिया का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इस दस्तावेज के तहत जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, ठीक उसी तरह जैसे बाकी रियासतें बनी थीं। और इसके अगले ही दिन भारतीय सेना के जवान एयरलिफ्ट के जरिए श्रीनगर पहुंच चुके थे। यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच पहली सीधी जंग आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। 1947 के अंत से लेकर 1948 तक पहाड़ी इलाकों में भयानक लड़ाई चली। भारतीय सेना ने कई अहम इलाके वापस लिए, लेकिन युद्ध लंबा होता जा रहा था और दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा था। आखिरकार भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले गया। 1948 में यूएन के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ। कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया, एक भारत के पास, दूसरा पाकिस्तान के पास, जिसे आज पीओके कहा जाता है। युद्ध रुका, लेकिन विवाद नहीं, और यहीं से शुरू हुई भारत पाकिस्तान की सबसे लंबी दुश्मनी। साल 1965। भारत अभी भी 1962 की चीन से हार के असर से बाहर नहीं आया था।
पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को लगा यही सही समय है कश्मीर को लेकर दबाव बनाने का। पाकिस्तान का मानना था कि भारत कमजोर है और कश्मीर में विद्रोह भड़काया जा सकता है। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। हजारों पाकिस्तानी सैनिकों और प्रशिक्षित घुसपैठियों को कश्मीर में चुपचाप भेजा गया। योजना थी स्थानीय लोगों को उकसाकर बड़े पैमाने पर विद्रोह कराना, लेकिन यह योजना जमीन पर पूरी तरह फेल हो गई। कश्मीरी जनता ने विद्रोह का साथ नहीं दिया और घुसपैठ की सूचना भारतीय सेना को दे दी। भारत ने सिर्फ कश्मीर तक खुद को सीमित नहीं रखा। भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हुए लाहौर और सियालकोट के मोर्चों पर दबाव बनाया। युद्ध अब सिर्फ कश्मीर तक नहीं, पूरे पश्चिमी मोर्चे पर फैल चुका था। जमीनी लड़ाई के साथ साथ वायुसेना और टैंकों की सीधी टक्कर हुई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, साफ हो गया यह सिर्फ सीमित झड़प नहीं थी। सितंबर 1965 में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं, टैंक, तोपें और वायुसेना तक। पाकिस्तान ने अपनी आधुनिक टैंक शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन भारतीय सेना ने रणनीति बदली। खुले मैदानों की जगह ऐसी जमीन चुनी जहां टैंक बेकार हो जाएं। पंजाब के असल उत्तर सेक्टर में खेतों को जानबूझकर पानी से भर दिया गया। नतीजा यह हुआ, पाकिस्तानी टैंक दलदल में फंसते चले गए। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह साबित हो गया कि तकनीक से ज्यादा रणनीति मायने रखती है। अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते सितंबर 1965 में युद्ध विराम हुआ। 1966 में ताशकेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। युद्ध के बाद सीमाएं लगभग वही रहीं, लेकिन यह युद्ध पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश था, कश्मीर को बल से नहीं लिया जा सकता। 1965 की जंग न तो पहली थी न आखिरी, लेकिन इसने दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1971 की जंग अचानक नहीं हुई। ये उस देश की कहानी थी जो अंदर से टूट चुका था, पाकिस्तान। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दोनों के बीच ना सिर्फ हजारों किलोमीटर की दूरी थी, बल्कि भाषा, संस्कृति और पहचान की भी। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन सत्ता पूरी तरह वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। सेना, सरकार, संसाधन सब कुछ पश्चिम में था। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में भारी बहुमत से जीत गई। कानून के मुताबिक उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की सत्ता ये मानने को तैयार नहीं थी। लोकतंत्र को बंदूक के नीचे दबा दिया गया। 25 मार्च 1971 की रात, इतिहास की सबसे अंधेरी रातों में से एक। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, गांव, अखबार सब निशाने पर थे। बुद्धिजीवी, छात्र, प्रोफेसर और आम नागरिक, किसी को नहीं छोड़ा गया। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए। ये सिर्फ दमन नहीं था, ये संगठित नरसंहार था। जान बचाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत की ओर भागे। धीरे धीरे नहीं, एक सैलाब की तरह। करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ चुके थे। भारत के सीमावर्ती राज्य दबाव में आ गए। खाने, पानी, बीमारी, सुरक्षा सब कुछ संकट में था। भारत के लिए यह सिर्फ युद्ध का सवाल नहीं था, ये राष्ट्र की क्षमता का सवाल था। भारत ने तुरंत युद्ध नहीं चुना। इंदिरा गांधी दुनिया भर में गईं। अमेरिका, यूरोप, सोवियत संघ। दुनिया को बताया गया, ये शरणार्थी समस्या नहीं, मानवता का संकट है। जब कूटनीति नाकाम हुई, तब भारत ने सैन्य तैयारी शुरू की। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और समर्थन दिया गया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया। युद्ध अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था। भारत ने थल, जल, वायु तीनों मोर्चों पर एक साथ हमला किया।
पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना की रणनीति बिल्कुल साफ थी, तेज, निर्णायक और घिराव। पाकिस्तानी सेना अलग थलग पड़ चुकी थी, कोई सप्लाई नहीं, कोई समर्थन नहीं। 13 दिनों के भीतर ढाका घिर चुका था। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी कमांडर ने हथियार डाल दिए। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण। ये था दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर। और उसी दिन एक नया देश जन्मा, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। ये सिर्फ पाकिस्तान की हार नहीं थी, ये एक पीड़ित जनता की आज़ादी थी। और हां, उस समय भारत ने कोई जमीन नहीं ली, बल्कि उसने एक राष्ट्र बनने का रास्ता दिया। पर इतिहास का सबसे कड़वा सच यही है, जिस भारत ने बांग्लादेश को उसकी सबसे बुरी परिस्थिति में आज़ादी जैसा तोहफा दिया, आज वही बांग्लादेश दूसरों की ताकत के सहारे भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता है। राजनीति बदल सकती है, लेकिन इतिहास नकारा नहीं जा सकता। उन्नीस तक भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति बन चुके थे। दुनिया को लगा अब युद्ध असंभव है। 1999 की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा पर भी गए। दोनों देशों के बीच शांति की बातें हो रही थीं, लेकिन उसी समय पीठ पीछे एक साजिश रची जा रही थी। कारगिल कोई आम इलाका नहीं है। ये इलाका श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे NH-1A को ऊपर से देखता है। जो भी इन ऊंचाइयों पर बैठा हो, वो नीचे चलने वाली पूरी सप्लाई लाइन को कंट्रोल कर सकता है। सर्दियों में यहाँ तापमान -30 तक चला जाता है। इसी वजह से भारतीय सेना हर साल सर्दियों में कुछ फॉरवर्ड पोस्ट्स अस्थायी रूप से खाली करती थी। यही कमजोरी पाकिस्तान ने चुनी। 1998 से 1999 की सर्दियों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने एक गुप्त ऑपरेशन प्लान किया। नाम था ऑपरेशन बदर। इस ऑपरेशन में शामिल थे पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, स्पेशल सर्विस ग्रुप और आतंकी संगठन। योजना सीधी थी, भारतीय सेना की खाली की गई ऊंचाइयों पर चुपचाप कब्जा। बंकर, हथियार, राशन सब पहले से पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान को भरोसा था, भारत इतनी ऊंचाई पर जवाब नहीं दे पाएगा। मई 1999 एक भारतीय चरवाहा ने ऊंचाई वाले इलाकों में संदिग्ध गतिविधि देखी। पहले लगा ये आम आतंकी हैं, तो उसने खुफिया एजेंसी को ये जानकारी दे दिया। शुरुआत में भारतीय खुफिया एजेंसियों को पूरी तस्वीर नहीं मिली। जो रिपोर्ट आई उसे भी सीमित आतंकी घुसपैठ ही माना गया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी थी। जब पेट्रोलिंग पार्टियां ऊंचाई पर पहुंची, तब एहसास हुआ दुश्मन महीनों से जमकर बैठा हुआ है। पूरे रिज लाइंस उनके कंट्रोल में थे। अब समय था एक्शन का। कारगिल की लड़ाई नीचे से ऊपर लड़ी गई। दुश्मन पहले से ऊंचाई पर बैठा था। भारतीय सैनिकों को 70 से 80 डिग्री की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। ऑक्सीजन कम, भारी बैकपैक, रात में चढ़ाई और ऊपर से मशीन गन। एक एक चोटी अलग युद्ध थी। टाइगर हिल, टोलोलिंग, द्रास, बटालिक, हर नाम खून से लिखा गया। हर इंच जमीन खून से सींची गई। शुरुआती नुकसान के बाद भारतीय सेना ने रणनीति बदली। दिन में आर्टिलरी बराज, रात में इन्फेंट्री असॉल्ट। तोपों से पहाड़ तोड़े गए। बोफोर्स गन्स निर्णायक साबित हुई। धीरे धीरे हर चोटी आइसोलेट की गई, सप्लाई काटी गई। ऊपर बैठे दुश्मन को नीचे से भूखा किया गया। 25 मई 1999 भारतीय वायुसेना भी युद्ध में उतरी। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सफेद सागर, लेकिन साफ आदेश था कि किसी भी कीमत में LOC पार नहीं करनी है। इससे मिशन और मुश्किल हो गया। ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी कम हो जाती है।
MiG-27 और MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुए। ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा शहीद हुए। फिर भी वायुसेना ने दुश्मन की सप्लाई लाइनों को तोड़ दिया। फिर मिराज 2000 आए प्रेसिजन स्ट्राइक के साथ। दुश्मन की एम्यूनिशन डंप्स तबाह कर दी। कारगिल वीरता की कहानियों से भरा है। कैप्टन विक्रम बत्रा की ये दिल मांगे मोर कहकर टाइगर हिल को कैप्चर करना हो, या लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की वीरता प्रदर्शन हो, फिर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की हीरोइक अटैक करना हो, हर एक इंसिडेंट एक कहानी है, एक बलिदान है। इन वीर जवानों ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पाकिस्तान शुरुआत में झूठ बोलता रहा, कहा ये मुजाहिदीन है, लेकिन शवों, हथियारों और रेडियो इंटरसेप्ट्स ने सच्चाई उजागर कर दी। अमेरिका, G8, यहां तक कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर दबाव डाला। नवाज शरीफ 4 जुलाई 1999 को क्लिंटन से मिलने पहुंचे और पीछे हटने पर मजबूर हो गए। जुलाई 1999 के अंत तक भारतीय सेना एक एक करके हर स्ट्रेटेजिक पीक वापस ले चुकी थी। टाइगर हिल, टुलोलिंग, द्रास और बटालिक, जिन चोटियों पर दुश्मन बैठा था, सब फिर से भारत के नियंत्रण में थी। इसी के साथ ऑपरेशन विजय आधिकारिक रूप से पूरा हुआ। भारत ने ना अपनी जमीन खोई, ना 1 इंच LOC बदली। लेकिन ये जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि धोखे से शुरू की गई जंग आखिरकार बेनकाब होकर हार में बदलती है। और भारत के लिए ये सबक बहुत बड़ा था कि शांति की इच्छा कमजोरी नहीं होती, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी होती है। कारगिल युद्ध ने 3 कड़वी सच्चाइयां दुनिया के सामने रख दी। पहली, पाकिस्तान की नीति, शांति की बात और पीठ पीछे धोखा। दूसरी, भारत की सैन्य क्षमता, सीमित संसाधनों में भी असंभव को संभव बना देने का साहस। और तीसरी, यह सच कि परमाणु हथियार भी धोखे और साजिश को नहीं रोक सकते। कारगिल भारत के इतिहास में सिर्फ एक युद्ध नहीं, साहस और सतर्कता दोनों का प्रतीक है। ये जंग पहाड़ों पर लड़ी गई, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ सीमाओं तक नहीं रुकी। पूरी दुनिया ने इसे देखा, समझा और याद रखा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े गए। ये लड़ाई है सोच की, नीति की और नीयत की। इतिहास गवाह है, भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी आधिकारिक जंगें लड़ी गईं, हर बार उनकी शुरुआत पाकिस्तान की ओर से हुई और हर बार उसकी कीमत दोनों को चुकाने पड़ते हैं। पर ऑफिशियल जीत हमेशा भारत की ही होती है। इन युद्धों के बाद पाकिस्तान को यह साफ समझ आ गया कि आमने सामने की सीधी लड़ाई में भारत को हराना असंभव है। और यहीं से वो युद्ध की प्रकृति बदली। सीधी जंग की जगह पर्दे के पीछे की लड़ाई, आतंकी हमले और प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की नई नीति बन गई। लेकिन ये एक अलग अध्याय है, जिसे हम किसी और वीडियो में विस्तार से समझेंगे। फिलहाल सवाल बस एक ही है, क्या ये दुश्मनी कभी खत्म होगी? इस सवाल के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद।